चलिए अब एल्केन्स टॉपिक में कंप्लीट होने के बाद एल्केन्स टॉपिक में सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्केन्स के सारे रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन्स। तो एल्कीन्स ये भी हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाँ। और ये कैसे हाइड्रोकार्बन्स हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है पहली बात। इसमें एटलीस्ट वन, कम से कम एक क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एटलीस्ट वन। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये एल्कीन्स हैं, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनका जो जनरल फॉर्मूला है एल्कीन्स का वो क्या है? CnH2n। ये इनका जनरल फॉर्मूला है। N यहाँ पर 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है? तो N2 रखेंगे तो C2H4 फर्स्ट मेंबर होगा एल्कीन फैमिली का, इथीन। 3 रखेंगे तो C3H6 एंड सो ऑन। ठीक है? हाँ। इसके अलावा जो एल्कीन्स हैं, एल्कीन्स आर आल्सो नोन एज ओलिफिन्स, ऑयल फॉर्मिंग। क्योंकि जो फर्स्ट मेंबर है इथाइलिन या इथीन was found to form an oily liquid on reaction with chlorine। क्लोरीन के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो एक ऑयली लिक्विड बनाता है ये, इसलिए ऑयल फॉर्मिंग या ओलिफिन्स नाम है एल्कीन्स का। जैसे एल्केन्स के लिए हम लोग पैराफिन्स कहते हैं। एल्केन्स के लिए कॉमन वर्ड पैराफिन्स है, एल्कीन्स के लिए ओलिफिन्स। ठीक है? तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है। अब एल्कीन्स के अंदर हमें पता है कि C डबल बॉन्ड C होता है। तो जरा हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के स्ट्रक्चर को देखें तो उससे एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज भी क्लियर होंगी। एल्कीन्स के अंदर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता कैसे? इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड कैसा है? सिग्मा बॉन्ड है। जो कैसे बनता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। हेड ऑन या जिसको एंड टू एंड ओवरलैपिंग कहते हैं, एक्सियल ओवरलैप कहते हैं। हेड ऑन ओवरलैपिंग को और क्या कहते हैं? एक्सियल और एंड टू एंड ओवरलैपिंग। एंड टू एंड है ना। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग ने पढ़ा दो टाइप का ओवरलैप होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में, एक्सियल या एंड टू एंड ओवरलैपिंग और साइडवेज ओवरलैपिंग जिससे पाई बॉन्ड बनता है। तो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसमें एक बॉन्ड कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है और एक कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है। जो सिग्मा बॉन्ड है वो एंड टू एंड या एक्सियल ओवरलैप ऑफ 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है। दोनों कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आपस में एंड टू एंड ओवरलैप करते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं आपस में। और उस डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड है। जो कैसे बनता है? ये बनता है लेटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ 2p ऑर्बिटल्स ऑफ द 2 कार्बन एटम्स। जो दोनों कार्बन एटम्स है जिन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया उनके पास एक एक p ऑर्बिटल भी रहता है अनहाइब्रिड। तो उनके p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, दोनों के 2p ऑर्बिटल्स, और उससे पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है? अब इस जो डबल बॉन्ड होता है वो उसकी बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से कम होती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो डबल बॉन्ड की लेंथ होती है 134 पिकोमीटर और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ है 154 पिकोमीटर। तो डबल बॉन्ड की लेंथ, डबल बॉन्ड शॉर्टर होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से और स्ट्रॉन्गर होता है क्योंकि दो बॉन्ड है इसमें। ठीक है ना? ये अलग बात है कि इस डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा एक पाई है तो सिग्मा ज्यादा स्ट्रांग होता है, पाई वीक होता है। तो अगर इस डबल बॉन्ड के अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग का नंबर आएगा या बॉन्ड ब्रेकिंग की बात होगी तो पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, देन उसके बाद सिग्मा। इस डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच
बॉन्ड होता है। ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है एल्कीन्स में, हाँ इसमें जो ये पाई बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा है और एक पाई। हाँ ये पाई बॉन्ड जो होता है ये वीक बॉन्ड होता है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, यानी इनके इलेक्ट्रॉन्स पे दोनों कार्बन के न्यूक्लियस का कंट्रोल कम होता है, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इन पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन हाँ रिच बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच है, और इसलिए जो भी इलेक्ट्रॉन लविंग अटैकिंग रिएजेंट्स हैं यानी इलेक्ट्रोफाइल्स, वो इस हाँ डबल बॉन्ड पे अटैक करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, ठीक। हाँ इसमें मोस्टली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। अब जरा ये सारी कहानी को ऑर्बिटल पिक्चर में देखिए। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया गया है कैसे एल्कीन्स के अंदर सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं ना। हाँ अभी केवल हम सिग्मा बॉन्ड, अभी पाई बॉन्ड की कहानी नहीं दिखा रहे। ये इथीन ठीक। का स्ट्रक्चर है, CH2 डबल बॉन्ड हाँ CH2। अब देखिए ये एक कार्बन है, और यहाँ पर देखिए ये एक कार्बन है, ये दो कार्बन हो गए। ठीक है, इस कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, एक ये, एक ये और एक ये। इसने sp2 हाइब्रिडाइजेशन किया और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इसके पास। इसके पास भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। 3sp2। हाँ तो दोनों कार्बन ने अपने एक एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का आपस में ओवरलैप कराया। ये कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना, इसी को हम कहते हैं sp2 sp2 ओवरलैप। और बाकी जो दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे उसको हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ इन्होंने ओवरलैप कराया ऐसे CH बॉन्ड बनाने के लिए। ये CH बॉन्ड है। तो अगर हम बात CH सिग्मा बॉन्ड की करेंगे, अगर हम बात CH कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की करेंगे, तो वो sp3 और s ओवरलैप का रिजल्ट है। सॉरी sp2, sp2 किसका, कार्बन का, और s किसका, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का। तो अगर कभी CH बॉन्ड की बात करें तो sp2s ओवरलैप है, ये भी sp2s ओवरलैप है, ये भी sp2s ओवरलैप है। लेकिन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे तो वो sp2 sp2 ओवरलैपिंग है। ठीक। ये कहानी सिग्मा बॉन्ड की है एल्कीन के अंदर या एथीन के अंदर। अब पाई बॉन्ड कैसे बनता है देखिए। ये सिग्मा बॉन्ड बना, sp2 का मतलब क्या हुआ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, एक s एक एस और 2p। 2p ऑर्बिटल। अब p ऑर्बिटल टोटल हाँ होते हैं 3। हाँ इसका मतलब एक p ऑर्बिटल इन दोनों कार्बन एटम्स के पास या किसी भी एक कार्बन एटम के पास देखें तो एक p ऑर्बिटल अभी भी इनके पास अनहाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि sp2 का मतलब एक s और 2p इन्वॉल्व हुए हाइब्रिडाइजेशन। तो एक p ऑर्बिटल अभी भी खाली है या अनहाइब्रिड है कार्बन एटम के पास। तो दोनों कार्बन के पास एक एक p ऑर्बिटल। यहाँ पर देखिए सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद क्या हो रहा है कि इस कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल है अनहाइब्रिड, हाँ हाँ और इसके पास भी एक p ऑर्बिटल है अनहाइब्रिड। तो ठीक। दोनों के अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं और इससे क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड। ठीक है, जब ये ओवरलैप कर रहे हैं तो इनके अपर लोब से एक ऐसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इसमें, और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनके लोअर लोब्स, p ऑर्बिटल के लोअर लोब्स के ओवरलैपिंग से बन रहा है। ठीक। तो इस तरह से बन रहा है इनके बीच में पाई बॉन्ड। ठीक है, हाँ तो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है, ये पूरी कहानी एल्कीन के अंदर ही थी, इनके एग्जांपल्स। नॉमेनक्लेचर की जहां तक एल्कीन के नॉमेनक्लेचर या नेमिंग की बात है, तो इसमें आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ नेमिंग कैसे होता है। हाँ कुछ रूल्स कॉमन इन द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स हाँ containing the double bond is selected as main chain, है ना। हाँ हम लोग जो भी लॉन्गेस्ट चेन लेनी है जिसमें डबल बॉन्ड को कंसीडर करते हुए डबल बॉन्ड जिसमें आ रहा हो, ऐसी कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को मेन चेन लेंगे, ठीक। या पेरेंट चेन जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद नंबरिंग करना शुरू करेंगे उस कार्बन एटम की। किस एंड से नंबरिंग करेंगे,
जो नियरर टू डबल बॉन्ड हो, यानी जिस एंड से नंबर करने पे डबल बॉन्ड को कम नंबर पास हो डबल बॉन्ड से। हाँ। कम नंबर मिलेगा। फिर डबल बॉन्ड के लिए हम जो सफिक्स यूज करते हैं वो है इन, हाँ। है ना। डबल बॉन्ड के लिए हाँ। इन सफिक्स हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? हाँ। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक है, बाकी आपने फर्स्ट चैप्टर या आईपीएससी नेमिंग में डिटेल में पढ़ा हुआ है। हाँ। प्रैक्टिस के लिए या आईपीएससी नेमिंग को रिकॉल करने के लिए यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स और उनके आईपीएससी नेम दिए हैं। जैसे पहला स्ट्रक्चर देखिए, रूल्स आपको याद आ जाए इसके लिए कुछ एग्जांपल दिए हैं। यहाँ पर 3 कार्बन है, 1 2 3। हाँ। और इन कार्बन में फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। हाँ। एक मिनट होल्ड करना जरा। अब ऐसे देखो, दूसरा है 4 कार्बन है और वन पोजीशन पे डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 पे है। हाँ। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, हाँ। डबल बॉन्ड की पोजीशन और सफिक्स इन, ठीक है। ऐसे ये 4 कार्बन की चेन पर डबल बॉन्ड 2 पे, ब्यूट 2 इन। हाँ। देखिए 2 कार्बन है, यहाँ टोटल 4 कार्बन है लेकिन डबल बॉन्ड 2 है। इस चौथे वाले में देखिएगा, एक 1 पे है और एक 3 पे। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 3 और 4, ठीक है ना। हाँ। हाँ। बॉन्ड देखिए आपको मिल रहा 1 पे और एक डबल बॉन्ड कहाँ पे मिल रहा है आपको, 3 पे। ठीक, तो 1,3। तो अब जब चेंज क्या करना है ये समझिए। पहले आपने 4 कार्बन के लिए एक रूट वर्ड लिखा ब्यूट, 1,3 और 2 डबल बॉन्ड है तो डाइन। लेकिन यहाँ ब्यूट की जगह ब्यूटा क्यों किया हुआ है? क्योंकि जब आपने डाई इन कर दिया तो यहाँ पर स्टार्टिंग हो गई डी से, जो कि एक कॉन्सोनेंट है। हाँ। तो रूल ये होता है कि सफिक्स का फर्स्ट लेटर और इधर जो रूट वर्ड है इसका लास्ट लेटर ये कॉमन नहीं होने चाहिए। मतलब अगर रूट वर्ड सफिक्स का फर्स्ट लेटर या स्टार्टिंग अगर वॉवेल है तो इधर कॉन्सोनेंट होना चाहिए रूट वर्ड के लास्ट में, और उधर अगर कॉन्सोनेंट है तो इधर वॉवेल होना चाहिए। अब क्या हुआ कि अभी तक देखिए क्या आ रहा था, जब इन आ रहा था तो ये वॉवेल था, ठीक। और इधर आप ब्यूट यूज कर रहे थे तो इसका टी क्या था, कॉन्सोनेंट था। कॉन्सोनेंट था तो सही था। अब जब आपने डाई इन कर दिया तो इधर स्टार्टिंग हो गई कॉन्सोनेंट्स है। हाँ। तो इधर एक वोवेल कॉन्सोनेंट ऐड नहीं कर रह सकता है ना। हाँ। तो इसलिए एंड में हमने एक एक्स्ट्रा ए लगाया है टू मेक द एंडिंग ऑफ रूट वर्ड वॉवेल, ठीक। ताकि जो हमारा रूट वर्ड का एंड है वो एक वॉवेल बन जाए। उसके लिए हमने एक एक्स्ट्रा ए लगाया है। ये एक्स्ट्रा ए रूट वर्ड में कब लगाएंगे, जब प्रेफिक्स का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा तो रूट वर्ड में एक एक्स्ट्रा ए आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे पेंट की जगह पेंटा लिखेंगे, हेक्स की जगह हेक्सा लिखेंगे, लेकिन ये तब लिखेंगे जब हेक्सा के बाद जो सफिक्स के लिए फर्स्ट लेटर स्टार्ट हो रहा हो वो कॉन्सोनेंट आ जाए, जैसे डाई इन, ट्राई इन, इस तरह से। ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिएगा, यहाँ पर एक साइड चेन भी है ना। यहाँ पर एक साइड चेन है 2 पोजीशन पे। तो यहाँ पर नेम हो गया 2 मिथाइल और प्रोप 1 इन, ठीक है। यहाँ पर साइड चेन अगेन यहाँ पर देखेंगे तो अब जरा देखिए यहाँ पर नंबरिंग हम लेफ्ट से करेंगे कि राइट से करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में? लेफ्ट से, क्योंकि उधर डबल बॉन्ड ज्यादा पास। तो इधर इसका मतलब जो हमारा मिथाइल है वो 3 पोजीशन पे आएगा। हाँ। तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ठीक है ना। हाँ। तो ये आपके आईपीएससी नेमिंग की कुछ पॉइंट्स। अब यहाँ आपकी प्रैक्टिस के लिए ये आईपीएससी नेमिंग दी है, इनका आपको नेम बताना। जरा तुरंत कॉपी पे नोट करिए इसको, ये दोनों बनाइए और इनके आईपीएससी नेम आपको बनाने हैं, ठीक है ना। ठीक। ड्रॉ कर लिए? नहीं कर रहा। करो जल्दी फटाफट। ये जो बॉन्ड लाइन नोटेशन है इसको तो चेंज कर लोगे ना?
हाँ में कार्बन तो लगा लेंगे ना, आप कहाँ पे लगेगा? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ये दोनों नोट करिए, फिर दो और दे रहे हैं अभी। नोट कर लिए? हाँ अच्छा, अब अगले दो ये भी लीजिए। नेक्स्ट टू ये हैं। नोट कर लिए? कर रहे हैं। ठीक है ना। 2 और 8 पे यहाँ देखिए ब्रांच मिलेगा, जब इसे एक्सपैंड करेंगे तो 2,8 डाई मिथाइल। हाँ फिर आएगा डेका। अब डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे? 3 पे और इधर 6 3 पे। 6। डेका 3,6 डाईन। नहीं, हाँ ऐसे यहाँ पर आइए, जब हर जगह कार्बन लगाएंगे तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने कार्बन है? 8। 8। अब कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है? 1 पे 1 3 3 5 5। 7। ये तो आसान है ना। 8 हाँ कार्बन ये को कर लिया। ऑक्ट लिखेंगे। ऑक्ट 1,3,5,7। टेट्रा इन। हाँ टेट्रा का टी कॉन्सोनेंट है, हाँ। तो ऑक्ट नहीं रहेगा क्या? ऑक्टा ऑक्टा ऑक्टा। ठीक। हाँ तो देखो 1357 ऑक्टा टेट्राइन या ऑक्टा 1357 टेट्राइन। ठीक। ये अब वाला ऐसे भी ही हो गया जरा था। इसको देखेंगे, तो इसका जब इसको एक्सपैंड 2 करेंगे, प्रोपाइल पेंट 1 इन। देखो जब इसको एक्सपैंड करेंगे ना यहाँ पे, हाँ ये चीज ट्वाइस का मतलब एक चीज तो ये रहेगी, एक इधर और बढ़ाना पड़ेगा इसी को। हाँ। तो यहाँ भी आ जाएगा CH2 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 CH3। और CH3। हाँ अब यहाँ पर टोटल कार्बन देखेंगे, नंबरिंग जब करेंगे तो 1 2 3, यहाँ 4, फिर ये 5। नहीं, लेकिन इसको लेकर लेंगे ना, तो 4 और 5 डबल बॉन्ड को इसको लेकर ही चलेंगे हम लोग। हाँ। इसको कंसिडर करते हुए डबल बॉन्ड को लेकर, तो 1 2 3 4 और 5 पेंट 1 इन है, और एक CH2 CH2 CH3 जो है साइड चेन में आ जाएगा। ठीक। तो नाम होगा जो CH2 CH2 CH3 जब साइड चेन में, ना साइड चेन में उसका नाम होगा प्रोपाइल। तो 2 हाँ प्रोपाइल पेंट 1 इन। ठीक। ऐसे ही इसको देखेंगे। अब यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन तुम्हें पहले सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो लॉन्गेस्ट चेन यहीं से बनेगा 1 2 3 4, फिर यहाँ 5, ये 6, ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9 और ये 10। ब्रांचेस देखेंगे तो ये ब्रांच है, ये ब्रांच हो गया, ये ब्रांच हो गया, है ना। 1 2 3 4 5। तो पहला ब्रांच आपको यहाँ मिला 5 पे, फिर 6 7 7 पे एक ब्रांच है, 8 9 9 पे ब्रांच। नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ गया। 5 पे कौन सी ब्रांच है? मिथाइल। मिथाइल तो 9 5,8 तो मिथाइल। 5,9 डाई मिथाइल हो जाएगा। अच्छा 9। हाँ डाइमिथाइल। और इधर फिर है 7 इथाइल। इथाइल तो 7 इथाइल। पहले किसको लिखेंगे, इथाइल को या डाई मिथाइल को? डाइमिथाइल या इथाइल। डाइमिथाइल को क्यों डी लिखेंगे डाई को मिथाइल कहते को हैं। पहले?
क्योंकि डी अल्फाबेट से देखते हैं ना, डी हाँ, पहले लेकिन आता है। जब प्रेफिक्स की बात होती है, जब ब्रांच चेन की बात होती है, तो ये जो हाँ, डाई ट्राई न्यूमेरिक वर्ड्स लगाते हैं इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं। प्रेफिक्स को अरेंज करते समय रेपिटेशन के लिए जो वर्ड्स आप यूज करते हैं, डाई ट्राई ये सब टेट्रा, हाँ, इनको कंसीडर नहीं करते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो इसलिए लिखा इथाइल ही पहले जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 4 इथाइल 2,6 डाई मिथाइल डेक 4 इन। ठीक है ना। इसको बनाओगे तो ये ध्यान रखना कि जो प्रेफिक्स का ऑर्डर होता है, प्रेफिक्स हाँ, मतलब एज अ ब्रांच जिसको हम लेते हैं, उनके अल्फाबेटिक ऑर्डर में डाई ट्राई वर्ड्स का कंसिडरेशन नहीं होता है। ठीक है। हाँ, अब इसके अलावा एक क्वेश्चन था, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द अबव स्ट्रक्चर 1 to 4। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिए इनमें सिग्मा और पाई बॉन्ड भी काउंट करिए। तो जितने भी सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा हो गए, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई। तो ये तो बहुत आसान है। हाँ, जब इसको एक्सपैंड करेंगे, जैसे CH3 बना, हाँ, जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आप इसको सारे बॉन्ड्स को, एक एक बॉन्ड को अलग अलग दिखा दीजिए। CH3 का मतलब एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, ठीक है ना। तो सारे बॉन्ड्स अलग अलग करके आप सिग्मा और पाई काउंट कर लेंगे। जितने भी सिंगल बॉन्ड दिखेंगे वो सिग्मा है, और जहां डबल बॉन्ड दिखे वहां पर भी एक बॉन्ड सिग्मा है। ठीक है। तो आप काउंट कर लेंगे इसमें हाँ, कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स। पाई है। ठीक है। हाँ, अब ये IUPAC नेमिंग है एल्केन्स का, एल्कीन्स का। तो ये हम लोग ने डिटेल में पढ़ा हुआ है IUPAC नेमिंग में, इसलिए इस चैप्टर में बहुत डिटेल नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप रिवाइज कर लें। इसके लिए ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप IUPAC नेमिंग इस चैप्टर को पढ़िए। अब यहाँ पर देखिए आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। एल्कीन्स के अंदर कौन कौन सा आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगा। जैसे एल्केन्स के अंदर अगर हम बात करते हैं, एल्केन्स जो हमने पढ़ रखा है, तो हमें मेनली चेन आइसोमेरिज्म मिलता है, जिसमें आइसोमर्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन को लेकर डिफरेंस होता है। हम एल्कीन्स की बात करते हैं तो हमें 2 आइसोमेरिज्म मिलते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी मिलता है। स्ट्रक्चरल मतलब जिसमें 5 आइसोमेरिज्म आते हैं, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, ये सब। और हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी एल्कीन्स में मिलता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमें क्या मिलता है एल्कीन्स में? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो एल्कीन्स के अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी मिलता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कौन कौन सा आइसोमेरिज्म? चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये एल्कीन्स के अंदर मिलेंगे आपको। और एल्कीन्स के अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी देखने को मिलेगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एल्कीन्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा, जिसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म और EZ आइसोमेरिज्म मिलेगा। तो 1 by 1 जरा डिस्कस करेंगे। पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखिए एल्कीन्स में कौन सा मिलता है। एल्कीन्स के अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो मिलेगा वो हमें चेन आइसोमेरिज्म और दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये 2 मिलेंगे। ठीक है। पोजीशन और चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? सब कुछ सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड्स का सेम होगा, लेकिन मेन चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं इसको लेकर आइसोमर्स में डिफरेंस होगा। जैसे एक आइसोमर है जिसमें मेन चेन 5 कार्बन का है, हाँ, और दूसरा आइसोमर है या स्ट्रक्चर है जिसमें मेन चेन में 4 कार्बन है, एक कार्बन साइड चेन में चला गया। तो मेन चेन टोटल कार्बन एटम सेम होंगे चेन आइसोमर्स में, लेकिन टोटल कार्बन एटम्स में कितने कार्बन एटम मेन चेन में है और कितने कार्बन एटम ब्रांच में है, इस चीज को लेकर डिफरेंस होगा। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? चेन लेंथ सेम होगा, डिफरेंस किस चीज का होगा? पोजीशन ऑफ
मल्टीपल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का। हाँ ठीक है, तो ये दो कॉमन आइसोमरिज्म है, पोजीशन आइसोमरिज्म और चेन आइसोमरिज्म। ठीक, ये आपको एल्कीन्स के अंदर देखने को मिलेंगे। मिलेगा। ठीक हाँ है ना। हाँ अब जैसे अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या डिफरेंस होगा, ये लिखा हुआ। पोजीशन आइसोमरिज्म में जो आइसोमर्स होंगे उसमें डिफरेंस किस चीज का होगा, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड का। और चेन आइसोमरिज्म में डिफरेंस किस चीज का होगा, लेंथ ऑफ मेन चेन का। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल भी यहां पर दिया गया C4H8 ब्यूटीन। ठीक है ना। हम्म, C4H8 यानी ब्यूटीन। ब्यूटीन के कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं आप देखिए, ब्यूटीन के बहुत सारे आइसोमर्स बन सकते हैं। इसमें टोटल 4 कार्बन एटम्स हैं। हाँ तो पहले हम उन स्ट्रक्चर्स को समझ सकते हैं जिसमें 4 कार्बन एटम का मेन चेन ले रहे हैं हम। ठीक, 4 कार्बन एटम का मेन चेन सिलेक्ट करके हम दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन। तो दीज आर आइसोमर्स। और कैसे आइसोमर्स हाँ, है ये, चेन है या पोजीशन है? चेन है, चेन, क्यों चेन आइसोमर्स है ये? क्योंकि उनका बॉन्ड पहले फर्स्ट वाले में फर्स्ट पे है और सेकंड वाले में तो सेकंड ऐसे पोजीशन पे। आइसोमर्स को हम लोग चेन आइसोमर्स कहते हैं, पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। नहीं, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है। हाँ एक और स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं इसी 4 कार्बन को लेकर, लेकिन इस बार हमने ये सोचा कि हम 3 कार्बन मेन चेन में बनाते हैं और एक कार्बन कहाँ ले जाते हैं हम लोग, ब्रांच में। साइड चेन। हाँ। तो साइड चेन टर्मिनल पोजीशंस पे होते नहीं है, हम्म, तो यहाँ पर साइड चेन की एक ही पोजीशन बन सकती है 2 पोजीशन पे। ठीक, तो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, ये भी एक पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है C4H8 का। अब अगर हम आपसे ठीक। कहें कि स्ट्रक्चर 2 और 3 में कैसा रिलेशन है, ये कैसे आइसोमर्स है? चेन आइसोमर्स। चेन है। साफ कैसे पता चला चेन आइसोमर्स में? आप खाली नाम को देख लेंगे तब भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ब्यूट आप यूज कर रहे हैं और यहाँ पर जो रूट वर्ड यूज कर रहे हैं वो प्रोप। तो सीधी सी बात है, ब्यूट इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वहां पर मेन चेन 4 कार्बन एटम्स के हैं। हाँ, और प्रोप यहाँ पर इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मेन चेन। 3 कार्बन आइटम्स की। इसका मतलब कि अगर अलग अलग रूट वर्ड्स कहीं पर हम यूज कर रहे हैं हाँ तो ये क्लियर है कि मेन चेन ऑफ कार्बन एटम्स की लेंथ में डिफरेंस है। ऐसे ही समझ जाएंगे कि वो चेन आइसोमर्स है। ठीक। ठीक है ना। तो 1 और 2 हाँ। यहाँ पर पोजीशन आइसोमर्स हैं। 2 और 3 या 1 और 3 की भी बात करें, 1 और 3, तो ये भी चेन आइसोमर्स। गुड। अब आ रहा समझ में लग रहा है ना। हाँ तो ये कॉमन आइसोमरिज्म है। अब एक एग्जांपल आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया है कि C5H10 हाँ। मतलब कि पेंटीन, ठीक, इसके कितने स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, है ठीक। ना। इसके कितने हाँ। डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब हमें चेन और पोजीशन तक रहना, अभी हम ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस और उस पर नहीं जा रहे। ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे। अब इसमें कैसे करेंगे, जैसे एल्केन्स के लिए हम लोग करते थे, पहले हम अपना ठीक। पूरा फोकस करेंगे उन स्ट्रक्चर्स पे जिसमें हम 5 कार्बन एटम्स का मेन चेन लेते हैं। हम ये पहले देखें कि 5 कार्बन एटम्स का मेन चेन सिलेक्ट करके हम इस फॉर्मूले के कितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो 5 कार्बन का मेन 2, चेन लेकर आप 2 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पेंट 1 इन और पेंट 2 इन। हाँ, क्या पेंट 3 इन नहीं बन पाएगा? नहीं, दूसरे साइड से वापस से वो 2 इन हो जाएगा। यस। तो ये वो स्ट्रक्चर होगा। फिर हमने अपना फोकस किया किस पे, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स 4 ऑफ का C5H10 with 4 carbon atoms in main chain and 1 carbon atom as। ब्रांच चेन। तो पहले 4 कार्बन एटम का जब हम मेन चेन लेंगे तो 4 कार्बन एटम की मेन चेन में एक ऑप्शन ये है कि हम डबल बॉन्ड 1 पे करें। 4 कार्बन एटम्स और उसमें डबल बॉन्ड 1 पे सेट कर दें। हाँ मतलब ब्यूट 1 इन के ऑप्शंस पहले देखें। हाँ
तो डबल बॉन्ड 1 पे हमने कर दिया, अब हमें साइड चेन अरेंज करना है। देखिए साइड चेन यहाँ पर अरेंज नहीं हो सकते क्योंकि टर्मिनल्स पोजीशन है ये। हाँ। तो साइड चेन या तो 2 पे हो सकते हैं ब्यूट 1 इन के साथ, या 3 पे हो सकता है। तो एक ऑप्शन हो सकता है 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। हाँ। और ब्यूट 1 इन यानी 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड को सेट करके साइड चेन की एक और पोजीशन बन सकती है, वो 3 है। हाँ, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। अब हम ब्यूट 1 इन के साथ तो इससे ज्यादा ऑप्शन नहीं बन पाएंगे। नहीं। अब हम डबल बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं, 4 कार्बन की चेन में ही डबल बॉन्ड को 2 पे ले जाते हैं, ठीक। यानी ब्यूट 2 इन के साथ सारे ऑप्शंस देखते हैं। तो ब्यूट 2 इन के बाद जो हमें एक ब्रांच अरेंज करना वो यहाँ हो नहीं सकता टर्मिनल्स पे। हाँ। तो अब ब्यूट 2 इन में या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो कहीं पर भी आप करेंगे तो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन ही बनना है। आप देखिए इसको करके, चाहे यहाँ करो और चाहे यहाँ अरेंज करो वही नेम आएगा। हाँ। तो ये हो गया 4 कार्बन एटम्स का मेन चेन और एक कार्बन एटम एज अ ब्रांच लेकर ये 3 ऑप्शन बन सकते हैं। टोटल हो गए 5 अभी तक। हाँ। फिर हमने और सोचा कि C5H10 के स्ट्रक्चर जिसमें 3 कार्बन एटम का मेन चेन हो और 2 कार्बन एज अ ब्रांच चेन हो। ब्रांच हो, तो यहाँ पर हाँ। कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे? नो स्ट्रक्चर्स। क्यों? इसका कोई स्ट्रक्चर क्योंकि 3 कार्बन का होगा तो एक साइड पे तो डबल बॉन्ड होगा और बाकी कहीं हम लोग रख नहीं सकते, ब्रांचिंग कर नहीं सकते, जो टर्मिनल पोजीशन हो जाएगी। भाई जैसे 3 कार्बन का अगर हम मेन चेन लेंगे और 2 कार्बन को ब्रांच में लगाना है तो यहाँ हो नहीं सकते 2 कार्बन। नहीं। अब यहाँ पर अगर हम 2 ब्रांच लगा देंगे बीच में तो इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, टेट्रा वैलेंसी। तो यहाँ डबल बॉन्ड कैसे बना पाएगा? तब तो पेंटावेलेंट हो जाएगा ना। और इधर भी वो डबल बॉन्ड नहीं बना पाएगा। भाई मान लीजिए 3 कार्बन का मेन चेन ले लें तो 2 कार्बन फिर हमें एज अ ब्रांच सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो ब्रांच हम टर्मिनल्स पे लगा नहीं सकते। हाँ। और बीच वाले कार्बन पे अगर लगाते हैं तो इसकी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो जा रही है। ठीक। तो फिर ये डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। हाँ। इसलिए कोई भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है ना। हाँ। तो इसका मतलब ये 5 जो स्ट्रक्चर हमने बनाए पेंटीन के, इतने ही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं। हाँ। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है एल्कीन्स में। चेन आइसोमरिज्म पोजीशन और पोजीशन आइसोमरिज्म। ठीक। अब आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म इन एल्कीन्स। ठीक। एल्कीन्स के अंदर अगर हम स्टीरियो आइसोमरिज्म देखेंगे, इसको हमने बहुत डिस्कस भी किया हुआ है। इसमें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म को हमने डिस्कस किया हुआ है। हाँ। और हमने कहा था कि जो एल्कीन्स में हमने एक चीज डिस्कस की थी रोटेशनल आइसोमरिज्म में या कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में। हाँ। जो सिग्मा बॉन्डेड कार्बन एटम्स होते हैं, सिंगल बॉन्डेड जो कार्बन एटम्स होते हैं, हाँ। सिंगल बॉन्ड के अराउंड कार्बन एटम्स का रोटेशन ऑलमोस्ट फ्री होता है। हाँ। लेकिन डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स या जो कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, दे कांट रोटेट अराउंड दिस डबल बॉन्ड। तो ये जो रोटेशन ऑफ कार्बन एटम्स है डबल बॉन्ड के अराउंड रेस्ट्रिक्टेड होता है, मूव नहीं कर सकते वो। इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, हिंडर्ड रोटेशन ऑफ कार्बन एटम्स अराउंड C डबल बॉन्ड C। और इस हिंडर्ड रोटेशन या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से एल्कीन्स के 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर कॉमन बहुत पॉपुलर स्ट्रक्चर्स की बात करें, सिस एंड ट्रांस। तो हम लोग ने आइसोमरिज्म चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया है कि एल्कीन का कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सेम काइंड ऑफ ग्रुप्स सेम साइड हो C डबल बॉन्ड C के, इसको क्या कहते हैं हम लोग? सिस फॉर्म। हाँ। और जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स या सेम काइंड ऑफ ग्रुप्स C डबल बॉन्ड C के अपोजिट एंड पे होंगे, हाँ। वो होता है ट्रांसफॉर्म। याद है ना?
हाँ। तो ये सब सिस ट्रांस आइसोमरिज्म हम लोग ने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। और ये हाँ। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म के पीछे अगर हम रीजन की बात करें कि क्यों सिस ट्रांस आइसोमर्स बनते हैं या एल्कीन्स में सिस ट्रांस आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करने का रीजन, तो वो है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ कार्बन एटम्स हाँ। अराउंड सी डबल बॉन्ड सी। इन सिस और ट्रांस आइसोमर्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो हम लोग ने आइसोमरिज्म चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है। हाँ। जैसे सिस और ट्रांस फॉर्म्स में से सिस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट बेटर होता है, सिस फॉर्म ज्यादा पोलर होते हैं ट्रांस फॉर्म से। सिस फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट पोलर होने की वजह से सिस एल्कीन्स में एक एडिशनल डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, और इसलिए सिस एल्कीन्स का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस एल्कीन्स से ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। हाँ। पोलर होने की वजह से सिस एल्कीन्स पोलर सॉल्वेंट्स में यानी वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं ट्रांस एल्कीन्स के रिस्पेक्ट में। हाँ। मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो वो ट्रांस एल्कीन्स का ज्यादा होता है, क्योंकि ट्रांस एल्कीन्स का स्ट्रक्चर ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस एल्कीन्स का ज्यादा होता है, ठीक है ना। हाँ। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आइसोमरिज्म चैप्टर में बहुत डिटेल में। हाँ। डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, है ना। ये प्रॉपर्टीज ऑफ सिस ट्रांस है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, ट्रांस का। ट्रांस का। और क्यों ज्यादा है, हाँ। क्योंकि वो सिमिलर स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूल है। सिमिलर स्ट्रक्चर होने की वजह से जो ट्रांस फॉर्म होता है एल्कीन का, उसकी पैकिंग बेटर होती है, एफिशिएंट पैकिंग होती है, क्लोज पैकिंग होती है, पास पास पैक होते हैं मॉलिक्यूल और वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो मेल्टिंग पॉइंट ध्यान रखिएगा ट्रांस का ज्यादा होता है, हाँ। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, बॉइलिंग सिस का ज्यादा है। ठीक है। ऐसे ही सॉल्युबिलिटी, अगर हम पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे लाइक वाटर, तो सिस मॉलिक्यूल क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो पोलर सॉल्वेंट्स में, वाटर जैसे सॉल्वेंट्स में इनकी सॉल्युबिलिटी बेटर होती है। सिस एल्कीन्स आर मोर soluble than trans alkenes in polar solvents like water. डाइपोल मोमेंट की जहां तक बात है, पोलैरिटी की बात है, सिस एल्कीन्स आर मोर पोलर। सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, ट्रांस एल्कीन्स में या तो जीरो डाइपोल मोमेंट होता है या बहुत कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो सिस एल्कीन्स में डाइपोल मोमेंट की वजह से डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। सिस एल्कीन्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक एडिशनल डाइपोल डाइपोल फोर्स एग्जिस्ट करता है जो ट्रांस एल्कीन्स के मॉलिक्यूल्स में नहीं होता है। इस एडिशनल डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सिस एल्कीन्स का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस एल्कीन्स से ज्यादा होता है। फिर से मैं कह रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट सिस एल्कीन्स का ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस एल्कीन्स का ज्यादा होता है। रीजन की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए डाइपोल डाइपोल फोर्स सिस एल्कीन्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा है, उसके लिए ट्रांस एल्कीन्स का सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। हाँ। ध्यान रखिएगा ये सब, हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो ये सारी चीजें हम लोग ने, अब जैसे यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है, ड्रॉ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, CH डबल बॉन्ड CHCl और C2H5 CH3 CH3 C2H5। तो आपके लिए बहुत आसान है इसको ड्रॉ करना। C डबल बॉन्ड C बनाइए, सिमिलर ग्रुप जब सेम साइड दिखाएंगे तो वो सिस होगा, और सिमिलर ग्रुप जब अपोजिट एंड पे हम ड्रॉ करेंगे C डबल बॉन्ड C के तो वो ट्रांसफॉर्म होगा। हाँ। इसी तरह दूसरे का भी, सेकंड मॉलिक्यूल में भी ऐसे ही C डबल बॉन्ड C और ऐसे बना लेंगे। ठीक। अब देखिए कुछ ऐसे एल्कीन्स सिस ट्रांस आइसोमरिज्म कुछ एल्कीन्स नहीं शो करते हैं। कौन से एल्कीन्स नहीं शो करते हैं? 3 टाइप के एल्कीन्स सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं शो करते हैं। पहला
ऐसे एल्कीन्स जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जो बॉन्डेड ग्रुप्स हो उसमें से तीन ग्रुप एक जैसे हो, ए यहाँ पर मान लीजिए बी हो। तो जब डबली बॉन्डेड से जो बॉन्डेड ग्रुप्स है उसमें से तीन ग्रुप सिमिलर हो जाए तो यहाँ सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं मिलेगा। दूसरा केस जहां पर चारों ग्रुप सिमिलर हो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से बॉन्डेड, वहां भी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं मिलेगा। और तीसरा केस जहां पर डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से बॉन्डेड चारों ग्रुप डिफरेंट हो, मतलब कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है, तो हम कैसे देखेंगे सिमिलर ग्रुप सेम साइड है अपोजिट है, कहीं पर कोई सिमिलर ग्रुप है ही नहीं, तो यहाँ भी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं मिलता। तो ध्यान रखिएगा अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि किस टाइप, आप ऑप्शनल क्वेश्चन है कि इस टाइप के एल्कीन्स में सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं मिलेगा या किस टाइप के एल्कीन्स में सिस ट्रांस आइसोमरिज्म मिलेगा, तो कहाँ नहीं मिलेगा, जहां पर डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से 3 ग्रुप्स या 4 ग्रुप सिमिलर हो या जहां पर चारों ग्रुप डिफरेंट हो, वहां सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं मिलता है। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, कौन शो करेगा, तो पहले हम जरा देखें कौन नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जरा इस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से कौन से दो ग्रुप्स बॉन्डेड है, इधर दो मिथाइल बॉन्डेड है, दो मिथाइल बॉन्डेड है ना, हाँ, और इधर एक H और एक और इधर देखेंगे तो एक H है और एक C2H5 है। हाँ, तो यहाँ पर इस कार्बन से जो दो ग्रुप्स बॉन्डेड है मिथाइल एंड मिथाइल, उसमें से कोई भी ग्रुप यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो सिमिलैरिटी कैसे चेक करेंगे हम? हाँ, भाई दोनों कार्बन एटम पे एक ग्रुप तो कोई कॉमन होना चाहिए ना, जिसको हम देखेंगे वो सेम साइड है या अपोजिट एंड पे है। हाँ, ऐसे यहाँ पर है CH2 और CBr2 नहीं हो पाएगा क्योंकि इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे 2 ब्रोमीन है, दोनों कार्बन में कोई सिमिलर ग्रुप है नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो इस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन है और एक C6H5 है, हाँ, और इधर देखेंगे तो एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है, तो हाइड्रोजन दोनों कार्बन पे एक कॉमन एलिमेंट दिख रहा है आपको, हाँ, उसको देख लेंगे, अगर वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड है तो सिस, ऑपोजिट साइड है तो ट्रांस, तो हमें सिस ट्रांस यहाँ पर मिल सकता है। हाँ, ऐसे यहाँ CH3CH CCl CH3, तो यहाँ भी बन सकता है क्योंकि यहाँ पर कार्बन से एक CH3 बॉन्डेड है और एक H, हाँ, और इधर एक Cl और एक CH3, तो CH3 दोनों जगह कॉमन है, हाँ, तो इसमें भी आपको सिस ट्रांस मिल सकता है, ठीक है ना। बाकी में क्यों नहीं मिलेगा, क्लियर है? हाँ, तो C और D ये दो स्ट्रक्चर है जहां पर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में ही दूसरा आइसोमरिज्म है एल्कीन्स के अंदर, इजेड आइसोमरिज्म। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का ही एक टाइप है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का ही एक टाइप है इजेड आइसोमरिज्म, ठीक है ना। तो इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आप पहले एल्कीन्स का बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्मूला, उसके अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, IUPAC नेमिंग, और स्टीरियो आइसोमरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, पहले इतना आप फोकस करिए, और सिस और ट्रांस आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है। हाँ,